नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखन माली। रीट के विद्यार्थियों के लिए आज संस्कृत शिक्षण विधियों का हमारा ये अगला वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं भाषण कौशल के बारे में। ज़्यादा कुछ भी भूमिका के रूप में हम ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट भाषण कौशल की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाषण कौशल आज का हमारा टॉपिक है। भाषण कौशल में आप जानते होंगे कि भाषण में मतलब बोलने से होता है। भाष धातु से भाषण शब्द आपका बनता है। और एक बात हम पहले ही बता चुके हैं जब हमने श्रवण कौशल आपको पढ़ाया था कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। यदि अच्छे भाषण देने वाले या अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छे श्रोता होना बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। जो अच्छा श्रोता नहीं बन सकता वो कभी भी अच्छा भाषण देने वाला या अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। यही यहाँ पर फैक्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं भाषण कौशल क्या है। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और हम इसको अच्छे से और जूम करके आपको क्लियर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां लिखा हुआ है भाषण कौशल। भाषण कौशल, भाषण जन्मजात कौशल नहीं है, वातावरण प्रभाव से उत्पन्न होता है। ये बात हमने इसलिए लिखी है क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है जो हमें समझ लेनी है। यानी कि जो भाषण होता है हमारा, ठीक, यानी कि हमारा जो भाषण कौशल होता है, दूसरे नंबर पर हमारा कौशल है। हमारे 4 कौशल हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। SBPL, ये 4 कौशल हैं। यानी कि श्रवण कौशल, बी का मतलब भाषण कौशल, पी का मतलब आपका पठन कौशल, एल का मतलब लेखन कौशल। इसमें हम श्रवण कौशल आपको पढ़ा चुके हैं। अब हमारा सेकंड वाला है भाषण कौशल, यानी कि बोलना। जब बच्चा सुन लिया, जब उसने सुनना सीख लिया, सुन करके अर्थ ग्रहण करना सीख लिया, अब वह बोलेगा या बोल करके अभिव्यक्ति करेगा, मतलब अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करेगा। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि भाषण जो है वो जन्मजात कौशल नहीं है। ये प्रश्न आपका आ सकता है, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें आएगा कि भाषण जन्मजात कौशल है, नहीं है। भाषण जन्मजात कौशल नहीं है भाई। इस पर प्रभाव पड़ता है किसका? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप जिस प्रकार के वातावरण में रहोगे, यानी कि जैसा आपका वातावरण रहेगा, जैसे मान लो कि ये एक कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी एक व्यक्ति है, अब ये इसके आसपास का जो वातावरण होगा, इसके आसपास का जैसा माहौल होगा, ये वैसा ही बनेगा। ठीक, इसके अंदर वो सब चीजें आएंगी जो इसके आसपास में हैं, क्योंकि आसपास की चीजें हमें प्रभावित करती हैं, हमें इफेक्ट करती हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, वो जरूर करेंगी। यही तो होता है प्रभाव वातावरण का। इसलिए आसपास का वातावरण अच्छा हो तो निश्चित रूप से अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा उसका। और यही इसमें लिखा हुआ है कि वातावरण प्रभाव से उत्पन्न होता है, यानी कि वातावरण का प्रभाव उस पर जरूर होता है। तो ये एक सामान्य सी बात हो गई हमारी। अब देखते हैं आगे कि भाई भाषण कौशल होता क्या है और इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है और जहां से हमारा प्रश्न बन सकता है वो हम बताते रहेंगे बीच बीच में। एक हम इसमें याद रखना है, जो हमारा भाषण कौशल है इसका बलाघात का संबंध है। इससे बलाघात का संबंध है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में पूछा था कि भाषण कौशल का संबंध है, भाषण कौशल का संबंध बलाघात से है भाई। बलाघात का मतलब होता है कि किस वर्ण पर कितना आघात होना चाहिए, कहाँ पर कितना उसको दबाना चाहिए, कितना उसको प्रेस करके बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर शब्द को दबा दबा के बोलना, चबा चबा के बोलना। ऐसा लगता है कि शब्दों को खा गया, कोई नाक से बोलता है। तो बलाघात का मतलब कहाँ पर उस पर आघात हो, बल कितना देना चाहिए, कितना उसको दबाना चाहिए। आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली जब अपने मुंह में अपने बच्चे को लेकर जाती है तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चे के चोट ना लग जाए, और इस बात का भी ध्यान रखती है कि बच्चा गिर नहीं जाए। ऐसे दोनों में बैलेंस बना के रखती है। वही हमें शब्दों को बोलते समय करना होता है। यही एक मनोविज्ञान है इस उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने का। ठीक है दोस्तों, तो बलाघात का संबंध होता है भाषण कौशल से। दूसरा है इसमें उच्चारण द्वारा विकास। एक तथ्य है यहां पर, उच्चारण द्वारा विकास। अब देखो, उच्चारण के माध्यम से विकास होता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है भाई। क्यों? क्योंकि भाषण देना सिर्फ बोलने से ही आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? आप बताइए। चलिए, जैसे मान लो आप अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, ठीक, आप खूब सुन रहे हैं, आप सुन खूब रहे हैं, लेकिन आपने कभी बोला नहीं है, तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते भाई। आप अच्छे श्रोता तो हैं, लेकिन अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उच्चारण करना पड़ेगा।
आपको आता है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है, उच्चारण की आवश्यकता होगी, कोई शब्दों को बोलने की आवश्यकता होगी। जब मंच पर आप जाते हैं तो वहाँ आप एक अलग ही मतलब माहौल आप पाते हैं वहाँ पर। तो आप मंच से नीचे बोलना और एक मंच के ऊपर बोलना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो भाषण कौशल की हम बात कर रहे हैं जिसका संबंध उच्चारण द्वारा होता है या उच्चारण द्वारा विकास हो सकता है, बलाघात का संबंध इससे होता है। ये तो छोटी छोटी बात हो गई। अब इसमें देखिए इसका उद्देश्य की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न आया था हमारा एग्जाम में, रीट में आ चुका है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है कि भाषण कौशल का उद्देश्य क्या है। भाषण कौशलस्य उद्देश्यम किम भवति, भाषण कौशल का उद्देश्य है। तो आपको लिखना होगा या फिर उसमें आपको जो प्रश्न है वो टिक करना होगा, मौखिक अभिव्यक्ति ही। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना, इसको आपको ध्यान में रखना है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना ही भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य है भाई, समझ गए। यानी मौखिक अभिव्यक्ति करना भाषण कौशल है, या फिर आप समझ सकते हो कि शुद्ध उच्चारण पूर्वक जो हम बोलते हैं वही भाषण कौशल है। और इसमें क्या बात का ध्यान रखना होता है, और देखिए इसके कुछ फैक्ट हैं, उनको भी हम समझते हैं। देखिए देखो यहां लिखा है कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का विशेष स्थान है। बिल्कुल सही है। कोई भी भाषा हो, चाहे हम संस्कृत की बात कर लें, चाहे हिंदी की बात कर लें, चाहे अंग्रेजी की बात कर लें, चाहे और कई भाषाएं हैं ऐसी हमारे सामने, किसी भी भाषा की बात करो, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है शुद्ध उच्चारण का। क्यों? क्योंकि एक गलत उच्चारण की वजह से सारा अर्थ अनर्थ हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सारा कुछ मामला उल्टा हो जाता है एक केवल उच्चारण के गलत होने से। इसलिए कोई भी भाषा हो वहां पर शुद्ध उच्चारण का विशेष स्थान होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं कि शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है भाई। केवल शब्दों का उच्चारण कर दिया आपने, यही भाषण कौशल नहीं है। हम सोच रहे हैं कि केवल हम बोलना सीख गए, यही भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना यह है भाषण कौशल के अंदर शामिल। यानी शब्दों का उच्चारण करना तो है ही, साथ में उनका शुद्ध उच्चारण करना भी आपको उसमें आना चाहिए, तब जाकर के हमारे भाषण कौशल का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, सिंपल बात है एकदम। आगे लिखते हैं कि भाषण कौशल दो प्रकार से विकसित हो सकता है। बहुत ही सुंदर बात है और बहुत मोस्ट बात है कि जो हमारा भाषण कौशल है बच्चों, वो दो प्रकार से विकसित हो सकता है। आपके सामने प्रश्न आया कि भाषण कौशल विकसित हो सकता है, कैसे हो सकता है? अनुकरण से, अभ्यासेन, अनुकरणेन अभ्यासेन, अभ्यास के माध्यम से भी हो सकता है और अनुकरण के माध्यम से भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि आप भाषण कौशल को विकसित करना चाहते हैं, ठीक, आप भाषण देना चाहते हैं, अच्छा बोलने वाले बनना चाहते हैं, अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ लोगों का अनुकरण करना पड़ेगा जो अच्छे वक्ता हैं। उनका जैसा आप बोलने की कोशिश करोगे, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप अनुकरण करोगे बहुत सारी चीजों का, उसके बाद में आप अभ्यास करोगे कई सारी चीजों का, तब जाकर के हम निश्चित रूप से भाषण कौशल को विकसित कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे बच्चों कि इसकी आवश्यकता, इतनी देर से हमने जो बात की है भाषण कौशल की, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है भाषण कौशल की। चलिए एक एक बिंदु के हिसाब से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए भी भाषण कौशल बहुत आवश्यक है भाई। क्यों? क्योंकि हम जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द हमें चाहिए। जितने ज्यादा शब्द आपके पास होंगे उतना ही अच्छा आप बोल पाओगे। तो बोलने के लिए हमें शब्द भंडार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे आपका भाषण कौशल विकसित होगा, आपके सामने नए नए शब्द आएंगे, आपके मस्तिष्क के खजाने में नए नए शब्द ऐड होते चले जाएंगे और बहुत बड़ा एक खजाना शब्दों का आपके पास हो जाएगा। फिर आपको कहीं भी खड़ा करेंगे, आप कुछ भी बोलने की बात होगी, आप फटाफट बोल दोगे, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा खजाना है शब्दों का। बस उनको चयन करना होता है समय, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से। तो एक हो गया शब्द भंडार में वृद्धि हेतु। दूसरा है भाव व विचारों की अभिव्यक्ति।
अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषण कौशल की आवश्यकता होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है भाई। जैसे मान लो कि आपको कुछ कहना है, बोल करके व्यक्त करना है, हालांकि आप लिखकर व्यक्त कर सकते हो, लेकिन नहीं है कि भाई हर बात को या हर मुद्दे को हम केवल लिखकर ही व्यक्त करें। हमें कई बार बोलकर भी व्यक्त करना पड़ता है, मौखिक भी हमें बहुत सारी बातों को व्यक्त करना पड़ता है। इसलिए लिखा है कि भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी भाषण कौशल आवश्यक है। स्पष्ट उच्चारण के लिए, बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट उच्चारण के लिए आपका भाषण कौशल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप बार बार अभ्यास करोगे कि भाई इसका उच्चारण हमें कैसे करना है। बोलने के लिए जब भी कोई वक्ता बोलता है तो वो पहले से अभ्यास करके इस चीज का आता है कि हमें क्या बोलना है, इसलिए इसमें ये स्पष्ट ध्यान रखा जाता है कि भाई उच्चारण हमारा स्पष्ट हो। इसलिए भाषण कौशल आपका अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा भाषण कौशल होगा आपका उच्चारण अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि वो श्रवण कौशल उसमें जुड़ा हुआ है। तो अच्छे पहले सुनिए आप किसी को अच्छे को, जो आपके लिए अच्छा लगता हो, जिसको आप आइडल मानते हो, उसको आप सुनो, उसके जैसे आप बोलने की कोशिश करो, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करो, क्योंकि अनुकरण और अभ्यास से आप परफेक्ट हो सकते हैं। आगे है मनोरंजनार्थ। मनोरंजन के लिए भाई भाषण कौशल आवश्यक है कि नहीं? हम बहुत सारी बातों को मनोरंजन के लिए कहते हैं कि नहीं। जैसे मान लो किसी ने कोई कहानी बताई, किसी ने कोई चुटकुला बताया, किसी ने कोई जोक्स की बात की, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम मौखिक बात करते हैं भाषण के माध्यम से। तो मनोरंजन के लिए भी आवश्यक है। किसी ने कोई कविता बोली, कोई इसने गीत बोला, हास्य गीत बोला, कुछ भी बोला, तो वो भाषण के अंदर ही तो आएगा सारा कुछ। तो मनोरंजन के लिए भी तो आवश्यक है ये। हम आपका भाषण कौशल अच्छा नहीं है तो मनोरंजन कहाँ से करेंगे हम इससे? भाषण कौशल के माध्यम से। आगे है भावों के अनुरूप आरोह अवरोह के ज्ञान के लिए। भाव जैसे हैं उसी प्रकार से आरोह अवरोह का ज्ञान होता है भाषण कौशल के माध्यम से। यानी कहाँ पर हमें उतार चढ़ाव करना है, कहाँ पर हमें चढ़ाव है, कहाँ उतार होगा, ये है भाषा के अंदर एक मतलब एक जिस प्रकार नदी में पानी का बहाव होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही हमारे शब्दों का जब हम भाषण देते हैं या कोई भाषण की बात होती है, कोई बोलने की बात होती है, अपने विचारों को व्यक्त करने की बात होती है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पर हमें आरोह करना है, कहाँ पर अवरोह करना है, और ये चीज़ें हम भाषण कौशल में बखूबी सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आवश्यकता बताती हैं कि भाई भाषण कौशल की आवश्यकता इन वजह से है हमारे लिए। तो हमें लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं आगे क्या खास है इसमें, जहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना रहेगी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों उच्चारण दोष के कारण। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ बताते हैं उच्चारण दोष के कुछ कारण हैं, उनको हम जान लेते हैं, एक एक बिंदु को हम समझाते हैं। देखिए, तो आपका जो इसमें टॉपिक रहेगा उच्चारण दोष के कारण। जैसे हमने कहा कि भाई उच्चारण दोष होते हैं बहुत सारे, और वो क्यों होते हैं ये इसमें हम जानेंगे पहले तो। और कौन कौन से उच्चारण दोष होते हैं वो पाणिनि जी के अनुसार हम आगे देखेंगे। तो इसमें हम जान रहे हैं कि भाई उच्चारण दोष के कुछ कारण हैं, वो कौन कौन से हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। बिल्कुल बात बहुत ही मोस्ट है। कैसे? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने गुरुजी के हिसाब से सीखते हैं, या फिर आप घर पर बात करें तो अपनी माँ या अपने पिताजी मान लो, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा माँ के संपर्क में बच्चे रहते हैं और माँ से ही सीखते हैं, इसलिए माँ को पहला गुरु माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण, ये उच्चारण दोष का एक कारण है और बिल्कुल सही है। जब शिक्षक ही अशुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे उसी को तो सीखेंगे भाई। शिक्षक जैसा उच्चारण कर रहा है बच्चे भी वैसा करेंगे, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं है कि ये सही है कि गलत है। उनके लिए तो जो गुरुजी बता रहे हैं, शिक्षक जो बता रहे हैं, वो उनके लिए तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गुरुजी पर उनका विश्वास अटूट होता है। अपने माता पिता से ज़्यादा विश्वास अपने शिक्षक पर करते हैं बच्चे। शिक्षक ने कहा कि 2 और 2 5 हैं तो 5 ही वो मानेंगे, ठीक है। जब तक कि वो अपने शिक्षक उनको सही बता नहीं देते तब तक उनके लिए वही सही है, चाहे वो गलती है। इसलिए शिक्षक का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि शिक्षक के पास में बच्चे मतलब काफ़ी समय तक रहते हैं, 4 5 6 7 घंटे तक बच्चे उनके संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना। और मस्तिष्क में जैसे घर जाते हैं तो उन्हीं का काम रहता है, जब वो होमवर्क इत्यादि देते हैं तो लगभग 10 12 13 14 घंटे उनके मस्तिष्क में या एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि वो उन्हीं से लगभग जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम कैसे भी मान लो। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण यदि किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो बात ट्रांसफर हो रही है बच्चों तक, तो बच्चे भी वैसा ही उच्चारण करेंगे, चाहे वो उनके लिए सही हो या गलत हो। और ये हम बता ही रहे हैं कि भाई अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो अशुद्ध उनके लिए तो वही सही है,
तो बच्चे भी गलत उच्चारण करना सीख जाएंगे और फिर बाद में इसको सही करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे कह रहे हैं प्रयत्न लाघव। हम प्रयत्न लाघव के लिए कई बार उच्चारण दोष कर देते हैं भाई, बिल्कुल कर देते हैं, क्योंकि हम बोल चाल के अंदर ये ध्यान नहीं रखते कि भाई शुद्ध उच्चारण कैसे होगा। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं, हमने लिखा गौरव, अब किसी का नाम गौरव है, हम इसको गौरव बोल देते हैं, तो गौरव इसको हम औ की जगह ओ का काम, ओ से ही काम चला लेते हैं, गौरव। ठीक है ना। अब इसमें और बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ हो जाते हैं, जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं। छोटी मात्रा की जगह बड़ी हो जाती है, कभी कोई बड़ी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, उसको हम ह्रस्व कर देते हैं। जहाँ पर कोई दंत्य सकार है वहाँ मूर्धन्य सकार हम बोलने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन उससे गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? ऐसे होता है इसमें। तो प्रयत्न लाघव के लिए हम सोचते हैं कि भाई अरे थोड़ा बड़ा शब्द है या जटिल शब्द है, बोलने में दिक्कत होगी, तो हम उसको शॉर्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। यही तो प्रयत्न लाघव कहलाता है। उसमें प्रयत्न ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, फिर अपनी सुविधा के हिसाब से हम क्या करते हैं कि उनको चेंज कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं शब्द। और ऐसे आपने बहुत सारे नामों को छोटा बना रखा होगा, चाहे वो बच्चे का नाम हो सकता है, आपके किसी भाई का नाम हो सकता है, आपके किसी दोस्त का नाम हो सकता है, उनको हम शॉर्ट कर लेते हैं। किसी का बड़ा नाम है तो ऐसे कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम कालू राम है तो काल्यो, जैसे किसी का जैसे रामू नाम है तो राम्यो, कुछ भी बोल देते हैं। कहने का मतलब है कि हम लाघव कर लेते हैं, उसमें बड़े बड़े शब्द हैं उनको भी हम छोटा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण बताया हमने, और ऐसे आप कई तरह से आप समझ सकते हैं। आगे है अज्ञान। ये तो है ही भाई, अज्ञान के कारण भी हम कई बार उच्चारण दोष कर लेते हैं। जब हमें जानकारी ही नहीं है कि उसका उच्चारण कैसे करना होता है, तो उस वजह से भी हम गलत उच्चारण कर सकते हैं। ठीक, ये भी हमारा उच्चारण दोष का एक कारण होता है। आगे है ध्वनि उच्चारण स्थान उचित ज्ञान नहीं, यानी ध्वनि उच्चारण स्थान जो है हमारे, जो हमारे वर्ण हैं उनके जो उच्चारण स्थान है वो फिक्स हैं, ये हम जानते ही हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है इचु यशानाम तालुहु। ये आपके लगभग 10-11 लाइन हैं, इनमें सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपका बिल्कुल निश्चित है। यदि इनका हमें ज्ञान नहीं है तो आप गलत उच्चारण जरूर करोगे, कोई संदेह नहीं है इसमें। आपको पता है कि हमारी वर्णमाला में 3 प्रकार के श होते हैं कि नहीं भाई? जैसे ये 3 प्रकार के श हैं, आपको इनका मान लो एक एक अलग अलग जानकारी नहीं है, तो आप इनको एक जैसा ही बोलोगे, कुछ अंतर ही नहीं कर पाओगे, आप लगेगा एक जैसे ही हैं। आपने कहा कि सर्प, आपने कहा कि सर, आपने इस वाले को बोला तो इसको भी शर बोल दिया, इसको भी सलगम बोल दिया, सलगम, इसको भी आपने बोल दिया सर, इसको बोल दिया सलगम, इसको बोल दिया सर। तो इसमें पता ही नहीं चल रहा कि आप बोलना कौन सा चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो आप। अब बच्चों के लिए आप जैसा बोल दोगे बच्चे वैसा सीख जाएंगे, उनकी क्या गलती है इसमें भाई। अब इनका अलग अलग उच्चारण होता है, ये उच्चारण ज्ञान होगा। जब उच्चारण का पता रहेगा आपको हर वर्ण के बारे में, तो आप अच्छे से कर पाओगे ये सब। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला श है आपका, तो ये जो श है आपका, ये दंत्य सकार है, ये आपका मूर्धन्य शकार है, ये आपका तालव्य शकार है। इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है और अलग अलग तरह से ही बोले जाएंगे ये, ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये यदि हमें ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से आप गलत ही उच्चारण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो शिक्षक हो सकता है, चाहे वो बच्चे हो सकते हैं। भाषा में स्थानीय प्रभाव, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है भाई। क्या होता है कि हमारे आसपास की जो बोली होती हैं उनका भी प्रभाव हमारी भाषा पर जरूर देखने को मिलता है। यानी आपकी जो लोकल बोलियां होती है, लोकल भाषा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जब आप उसको ज़्यादातर बोलते ही हैं भाई, और जो आप हिंदी की बात कर रहे हैं या संस्कृत की बात कर रहे हैं, ये तो हम जो पढ़ाई करते हैं कॉलेज या फिर स्कूल की बात कर रहे हैं या कोई तैयारी आप कर रहे हैं, तो वहाँ हम काम ले रहे हैं। बाकी जो व्यवहार के रूप में जो आप आसपास में लोगों से बातें करते हैं, कोई भी विचार व्यक्त करते हैं, तो वो आप लोकल में ही तो करेंगे ना। आप थोड़ी कि शुद्ध हिंदी संस्कृत बोल के सारा सब जगह करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उसमें कुछ शब्द आपके ये भी आएंगे, जिनका ज़्यादा प्रयोग करोगे वो ज़्यादा आपके बोलने में आएंगे। तो ऐसे करके हमारे जो आसपास का माहौल है उसमें जो बोले जाते हैं शब्द, वो उनका भी प्रभाव होता है, क्योंकि वो भी हमारे बीच बीच में आ जाते हैं अपने आप, और उनका लहजा भी अपने आप आ जाता है। ऐसा जैसे आप हरियाणा के लोगों को देखिए, हरियाणा के लोग हैं या बिहार के लोग हैं। अब बिहार के लोग जैसी बिहारी भाषा बोलते हैं, यदि वो हिंदी बोलेंगे ना तो उनको हिंदी का ज़्यादा
यदि वो हिंदी बोले तो हिंदी की जानकारी ज़्यादा नहीं होगी तो उनका लहजा उसी हिसाब से होगा, तो उसी तरह से बोलेंगे वो, ठीक है ना। कारण क्या है कि वो स्थानीय प्रभाव है उनका। ऐसा आप कहीं भी देख लो, हाड़ौती को देख लो आप, या फिर आप मारवाड़ को देख लो, आप मेवाड़ को देख लो, कहीं पर भी देख लो, अलग अलग है सारा कुछ। और ये तो आप जानते ही हैं कि कहावत आपने सुनी होगी कि कोस, ये तो आपने सुना ही होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। तो कोस कोस पर जब पानी बदल जाता है तो चार कोस पर वाणी बदल जाती है। यानी कि एक कोस पर, कोस कोस पर बदले पानी, यानी एक कोस पर, हर कोस पर पानी बदल जाता है और हर चार कोस पर आपकी वाणी बदल जाती है। ये है हमारा एक क्षेत्रीय प्रभाव। तो ऐसे करके क्षेत्र का प्रभाव तो जरूर ही होता है। आगे है ध्वनि यंत्र में विकार। अब जैसे हमारा ध्वनि यंत्र है, ठीक है, जैसे हमारा गला है जहाँ से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि यंत्र में किसी प्रकार का कोई विकार है, कोई किसी को बीमारी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी हम उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते। जैसे मान लो किसी की जीभ में कोई प्रॉब्लम है, जीभ कटी हुई है, या फिर किसी के होंठ में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या किसी के दांत नहीं है, या कोई किसी कारण से टूट गए हैं, तो फिर उच्चारण जब करेंगे ना वो, तो वहाँ पर उनके लिए दिक्कत आती है। तो वहाँ पर कुछ शब्द जो होते हैं वो बोलने में नहीं आते हैं। तो ये ध्वनि यंत्र है हमारा, जहाँ जहाँ से हम उच्चारण करते हैं वो सारे यंत्र हमारे ध्वनि यंत्र के अंदर शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनमें विकार है तो निश्चित रूप से आप उच्चारण दोष होगा और आप गलत उच्चारण करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पाणिनि जी के द्वारा कौन कौन से अनुचित उच्चारण बताए हैं, एक बार उनको भी हम समझ लेते हैं। भगवान पाणिनि जी ने हमारे सामने 8 ऐसे मतलब अनुचित उच्चारण बताए हैं, यानी 8 प्रकार के बताए हैं उन्होंने कि भाई किस किस प्रकार मतलब किस किस प्रकार से आप उच्चारण जो करते हैं वो अनुचित माना जाता है। ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं जो अनुचित के अंदर आते हैं, तो एक एक को हम जान लेते हैं। एक उन्होंने बताया है विलंबित। विलंबित, विलंबित का मतलब होता है रुक रुक करके उच्चारण करना, ठीक। अब रुक रुक करके हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एक धारा प्रवाह नहीं रहती है ना, तो उससे हम जो बात हम समझाना चाह रहे हैं तो अगला उस बात को समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। पूरा वाक्य हम लगातार जिस प्रकार से बोलना चाहिए उस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, रुक रुक करके हम शब्दों को बोल रहे हैं, तो फिर उसमें तारतम्यता नहीं बैठती है। तो तारतम्यता नहीं बैठती है तो उसका जो अर्थ हम जैसा बताना चाह रहे हैं या जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। एक होता है गद गदित। गद गदित का मतलब होता है गद गद स्वर में बोलना, गद गद स्वर में बोलना, यानी मतलब कोई भी जैसे आपका शब्द है तो उसमें आप जैसे बोल दिया कुछ भी गदगद स्वर में, यानी जैसे आप जल्दी जल्दी बोलते ना फटाफट ऐसे कर दिया था, तो कुछ भी ऐसे जल्दी जल्दी आपने गदगद बोल दिया, गद 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 गद, जैसे आप फटाफट फटाफट शब्दों को बोलते जाते हैं ना, फटाफट बोलते जाते कुछ पता ही नहीं चलता उसमें, आधे अधूरे बोल देते हैं उसमें, ऐसा गदगद स्वर होता है हमारा। तो वहाँ भी हम अनुचित मानते हैं उसको, क्योंकि वहाँ भी हमें स्पष्ट पता ही नहीं चलता है कि बोलना। ऐसा बहुत बार होता है, वो हम सबके साथ भी होता है, तो हम कहते हैं भाई अरे साफ साफ बोलो, बोलना क्या चाह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, वही बात है। आगे है वर्णों को होठों में जीभ में दबा करके बोलना। जैसे कोई वर्ण है उनको होठ और जीभ में दबा करके बोलना। हम कई बार दबा कर बोलते हैं, अरे ऐसे कर देते, तो ऐसे दबा कर बोलते हैं, या कई बार हम जीभ में दबा लेते हैं, कारो ए राम, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, तो शब्दों को दबा लेते हैं, फिर उच्चारण करते हैं हम, तो वो भी अनुचित मानते हैं। इन्होंने कहा कि वो भी अनुचित है, भाई स्पष्ट बोलो आप, बिल्कुल उनको स्वतंत्र रूप से एकदम अच्छे से बोलिए, ठीक है ना। आगे है शब्दों को गा करके बोलना। हर शब्दों को गा करके बोलना, यानी कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो गा करके बोल रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे मान लो कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, अरे तो हर शब्द को गा करके बोलना तो अनुचित है भाई। हाँ, जहाँ गाने की बात हो वहाँ गाइए आप, लेकिन हर शब्द को गा कर बोलेंगे तो उसका सेंस खत्म हो जाता है, उसका जो तारतम्यता है वो भी नहीं बैठ पाती है, और जो उसका तात्पर्य है वो भी अलग हो जाता है फिर। तो गा कर के बोलना भी उन्होंने कहा कि अनुचित है। आगे है सभी वर्णों को नाक से बोलना। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्णों को नाक से बोल देते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ होती है भाई, ये भी उच्चारण दोष माना जाता है। कैसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नाक से। जैसे आपने सोनू निगम जी को तो सुना ही होगा, उनके गानों को तो अच्छे से सुना होगा भाई, वो कैसे गाते हैं, नाक से ही तो गाते हैं वो। जैसे मान लो किसी को चाय बोलनी है, चाय, अरे राम चाय लाए ना, चाय लाओ चाय,
अरे चाय बन गई क्या चाय, राम नाक से उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण दोष है भैया, स्पष्ट बोलो स्पष्ट। आगे है दीन स्वर में बोलना, बिल्कुल मरे हुए स्वर में बोलना, ऐसा लगता है कि तू बोल क्या रहा है यार, सुनने वाला कोई मतलब ही नहीं निकलता है उसका, वो भी मतलब उसकी रुचि भी नहीं रहती है, जो कहना चाह रहा है वो भी बात नहीं पहुंच पाती है। तो स्पष्ट स्वर हो और बिल्कुल अच्छे ढंग से बोलें उसको, यानी दीन स्वर में नहीं बोलना है, ठीक है ना, ऐसे। आगे है तुतलाकर या हकलाकर बोलना। तुतलाकर या हकलाकर जो बोलते हैं वो भी उच्चारण दोष के अंदर आता है। बहुत सारे लोग हैं जो हकला जाते हैं, जी जी ऐसे बोलते हैं, पापा ऐसे, मतलब कुछ भी मान लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अटक अटक कर बोल देते हैं। तो ये भी कहा कि भाई ये भी उच्चारण दोष है हमारा, ठीक है। आगे है, आगे देखते हैं अक्षरों व पदों को बीच बीच में छोड़ करके बोलना। बहुत सारे लोग होते हैं कि अक्षरों और पदों को बीच बीच में छोड़ देते हैं और फिर बोल देते हैं, तो ये भी कहा कि उच्चारण दोष है, ऐसा नहीं करना है। तो ये 8 उन्होंने तरीका बताए हैं जो कि उच्चारण दोष माने जाते हैं, अनुचित उन्होंने बताया है इनको, ठीक है ना। तो एक एक को हमने समझा दिया है। अब आगे हम देख लेते हैं, सिर्फ एक बात और इसमें समझनी है, इस भाषा कौशल की कौन कौन सी विधियाँ हैं। यानी कि हमने भाषा कौशल के बारे में अब तक जो पढ़ा, अब इसके बाद में हम ये सीखेंगे कि भाषा कौशल, भाषण कौशल के बारे में दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा, अब आगे हम ये जानेंगे कि इस भाषण कौशल को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको विकसित कैसे कर सकते हैं, किसी भी बच्चे के भाषण कौशल को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ विधियां हैं, उन विधियों को जानना होगा हमें। चलिए जान लेते हैं, एक एक हम विधियों को बताते हैं और उनको फिर आपको डिफाइन भी करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहली हमारी विधि है वाक्य संशोधन विधि। वाक्य संशोधन विधि में क्या होता है, इसके अंदर वाक्य उच्चारण सिखाना होता है, यानी जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनका उच्चारण करना सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। आपने पहले देखा होगा जो पहले जो तीसरी चौथी या फिर दूसरी तीसरी की जो किताबें चलती थी हिंदी की, उनमें छोटे छोटे वाक्य लिखे रहते थे और वो भी बहुत मतलब अच्छे, एक व्यवहारिक मतलब अपना पार्ट रहता था जिसमें हमारी आसपास की गतिविधियों को ही शामिल किया जाता था। आज भी याद है, लिखा रहता था राम घर चल, रतन घर चल, रतन घर चल, घंटी बजी टन टन टन। अब देखो, हम भाषण कौशल की विधियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब हम ये जानेंगे कि भाषण कौशल को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसमें विकास कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम बच्चों के भाषण कौशल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए एक एक को जान लेते हैं। सबसे पहली विधि है हमारी वाक्य संशोधन विधि। वाक्य संशोधन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, वाक्य उच्चारण सिखाना, यानी हम बच्चों को वाक्य उच्चारण सिखाते हैं, छोटे छोटे वाक्यों का उच्चारण करना सिखाते हैं और धीरे धीरे वो बड़े वाक्य सीख जाते हैं। सबसे पहले उनको हम बिना मात्रा वाले सिखाते हैं, सिंपल छोटे छोटे शब्दों को बोलना सिखाते हैं, फिर उनको जोड़ना सिखाते हैं, फिर छोटे छोटे वाक्य उनको बनाते हैं, फिर उनको बोलना सिखाते हैं। ऐसे करके उच्चारण सिखा देते हैं उनको। आपको पता है कि पहले हिंदी में जो छोटे छोटे पाठ चलते थे वो हमारे व्यवहारिक होते थे, जो आसपास में जो गतिविधियां होती थी वो सब कुछ शामिल होता था उसमें, जैसे राम घर चल, रतन घर चल, घंटी बजी टन 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 टन, ऐसे बहुत सारे पाठ होते थे। तो हम बच्चों को वाक्य संशोधन में यही सिखाते हैं, वाक्यों का उच्चारण करना सिखाते हैं उनको, छोटे छोटे वाक्यों का। एक विधि है हमारी अभ्यास विधि। अभ्यास विधि तो आप जानते हैं कि अभ्यास करना होता है बार बार। जब कुछ भी हम बोलना सिखा रहे हैं, जैसे आप श्लोक की बात कर लो, आप कोई सूत्र की बात कर लो, आपको मान लो कोई श्लोक सिखाना है, जैसे मान लो आपको सिखाना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, आपको ये सिखाना है बच्चों को। तो आप पहले बोलिए, फिर बच्चे बोलेंगे, बोलिए फिर बच्चे बोलेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे, अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप सीख जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जा से शिल पर पड़त निशान। आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, वो भी सिर्फ यही कहता है कि अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करने से हर असंभव काम भी संभव हो जाता है, करके देख लीजिए आप, ये गारंटी है। तो बस यही है इस विधि के अंदर कि अभ्यास के माध्यम से हम उनको भाषण कौशल सिखाते हैं, अच्छा करते हैं, उनमें विकास करते हैं।
आगे है सुधार विधि। सुधार विधि में सिंपल ये है कि भाई बच्चे जहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ अशुद्ध कर रहे हैं, उच्चारण दोष है, उसको हम सुधार करते हैं, उसको हम सिखाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना है, इस वाक्य को ऐसे नहीं इस प्रकार से बोलना है, इस शब्द को ऐसे नहीं इस प्रकार से बोलना है, ये हम उसमें सुधार करवाते हैं, सिखाते हैं, बस यही होता है। आगे है कथा कथन विधि। अब कथा कथन विधि में क्या होता है भाई, कथा और कथन होता है, ठीक है। तो इसमें हम कथा कथन करवाते हैं बच्चों से, उनको कथा सुनाई फिर उनसे हम कथन करवाते हैं। तो इससे भी क्या होगा, उनका जो भाषण कौशल है वो भी अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाले, बहुत अच्छी आपको कहानियां सुना देते हैं, एक नहीं 10-20 कहानियां आप सुन लो, कविताएं सुन लो, गीत सुन लो, गाना सुन लो, कुछ भी सुन लो। कारण क्या है, वो अपने मम्मी पापा से सुनते हैं, दादा दादी से सुनते हैं, नाना नानी से सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें याद हो जाती है उनको, उनकी याद करने की क्षमता तो आपको पता है सबसे तेज होती ही है। तो कथा कथन विधि से भी हम भाषण कौशल अच्छा कर सकते हैं। आगे है अंत्याक्षरी विधि ही। अंत्याक्षरी विधि के माध्यम से भी हम भाषण कौशल को अच्छा कर सकते हैं। अंत्याक्षरी आप जानते हैं भी कैसे होती है, श्लोकों की कर सकते हो, सूत्रों की कर सकते हो, किसी भी आप रूप में कर सकते हो, पर्यायवाचियों की कर सकते हो, या फिर आप विलोम शब्द की कैसे भी कर लो आप, तो उसमें आपको क्या होगा, भाषण कौशल आपका विकसित होगा। तो बच्चों के भाषण कौशल को विकसित करने के लिए अंत्याक्षरी विधि का भी हम प्रयोग करते हैं। अंत्याक्षरी विधि क्या है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, हम सब बखूबी जानते हैं। अगली विधि है भाषण स्पर्धा विधि। भाषण स्पर्धा विधि भी एक बहुत मोस्ट विधि है, क्योंकि भाषण देना एक कला है, ठीक है ना। अब भाषण स्पर्धा का मतलब होता है कि भाषण की प्रतियोगिता करवाई जाती है, तो बच्चे उसके लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार बोलेंगे, कोई शब्द है उसको बोलना सीखेंगे, कोई उनको श्लोक बोलना है तो श्लोक का उच्चारण करना सीखेंगे। ऐसे करके वो तैयार करेंगे अपने आप को, अपने भावों को व्यक्त कर सकें सबके सामने। तो भाषण स्पर्धा विधि के माध्यम से भी हम उनके किसको विकसित कर सकते हैं, भाषण कौशल को। बिल्कुल सत्य बात है भाई। आगे है वाद विवाद स्पर्धा। ऐसे ही आप वाद विवाद स्पर्धा मतलब ये भी हमारी एक विधि है, इसके माध्यम से भी हम उनके भाषण कौशल को अच्छा कर सकते हैं। वाद विवाद का मतलब होता है जैसे हमारे सामने कोई एक मुद्दा दे दिया, क्या मुद्दा दे दिया, मुद्दा दे दिया कि सभी स्कूल कॉलेज इत्यादि में संस्कृत को अनिवार्य एक भाषा के रूप में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमारे एक सामने मुद्दा आ गया, ठीक है। अब इस विषय पर आपको वाद विवाद करना है, तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, तो वो अलग अलग अपने विचारों को रखते हैं। पक्ष वाले रखते हैं कि भाई इसको शामिल करना चाहिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। कुछ कहते हैं कि नहीं, अनिवार्य रूप से शामिल नहीं करना चाहिए, इसको वैकल्पिक रूप में रखना चाहिए। तो ऐसे इस पर वाद विवाद होता है, तो इसमें भाषण कौशल विकसित हो ही रहा है, ठीक है ना। आगे है संभाषण विधि। संभाषण विधि में क्या होता है, उन बच्चों को संभाषण सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, छोटे छोटे वाक्यों को सिखाया जाता है। संस्कृत के अंदर संभाषण विधि चलती है जिसमें हम बच्चों को संभाषण सिखाते हैं। उसमें व्यवहारिक छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे राम है गच्छति, मोहन है पठति, ठीक है ना। आगच्छतु गच्छतु, बालकः किम करोति, बालकः गच्छतु, बालकः आगच्छति, हमने कहा उत्तिष्ठतु गच्छतु पठतु लिखतु, छोटे छोटे वाक्य हम सिखाते हैं संभाषण विधि। तो ऐसे संभाषण उनको सिखाते हैं तो वो उनका भाषण कौशल अच्छा हो जाता है। एक विधि है भाषा यंत्र विधि। भाषा यंत्र विधि में क्या होता है, एक हमारा एक लैब होता है भाषा सिखाने का, ठीक है। उस लैब के अंदर हमारी कुछ जो भाषा यंत्र होते हैं, मशीन होती हैं, उनसे हम उच्चारण सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। उसमें मतलब रिकॉर्डेड होता है सब कुछ, बच्चों को सुनाई देता है, उसके बाद में बच्चे उच्चारण करते हैं, फिर उसमें सुनते हैं, और उसमें जैसे मान लो बच्चे गलत बोलते हैं तो उसको मॉनिटरिंग करते हैं, कोई भी जो शिक्षक होते हैं वो उसको फिर बच्चे को वापस बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं, इस प्रकार से बोलना है, फिर उसको वापस सुनाते हैं उस यंत्र के माध्यम से। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चा सीखता है, ठीक है ना, उसमें स्पष्ट सब कुछ स्पष्ट सुनाई देता है। एक लास्ट हमारी विधि है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, यानी गलती खोज करके उसको सही का अभ्यास करना। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक, दो शब्द हैं हमारे पास। एक तो निदान है, निदान का मतलब होता है कि समस्या का पता लगाना, ठीक, यानी निदान का मतलब है समस्या का पता लगाना। बच्चे की समस्या क्या है, बच्चा गलत क्यों बोल रहा है, सही उच्चारण क्यों नहीं कर पा रहा है। आप बच्चे को पीट रहे हैं कि गलत बोल देता है, आपको बोलना नहीं आता है, इसका उच्चारण करना नहीं आता है, आप इसको सही बोल नहीं पा रहे हैं, इसको उच्चारण आप गलत कर रहे हैं, आप रोज पीटते हैं, बच्चा परेशान हो जाएगा। मानसिक रूप से प्रताड़ित होते होते वो धीरे धीरे मानसिक रोगी हो जाता है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं जाना कि भाई वो आखिर ऐसा उच्चारण दोष कर क्यों रहा है। आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर,
नहीं देखी है तो ज़रूर देखो, उसमें यही बात को समझाया गया है। जो बच्चा गलती कर रहा था बार बार, सारे टीचर उसके नोट डाल रहे थे, उसकी कॉपियों को भर दिया नोट डाल डाल के, नोट डाल डाल के लाल कर दिया, रेड कर दिया उसको। फिर बाद में टीचर बदल के आते हैं आमिर खान जी, फिर वो उनकी सारी समस्या को समझते हैं, देखते हैं, तो बाद में आप उसको पूरा देख सकते हैं कि आगे क्या होता है उसमें। तो निदान किया उन्होंने, पहले गलतियों को खोजा कि भाई ये गलती जो कर रहा है, जिसको हमने गलत किया है, ये आखिर कर क्यों रहा है, उसको खोजो, पहले तो निदान करो। अरे डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर तब तक इलाज नहीं कर सकता जब तक उसको ये पता नहीं चले कि आपको बीमारी क्या है। समझ गए कि नहीं? कैसे इलाज करेगा बताइए भाई? आप डॉक्टर के पास चले जाइए और डॉक्टर से कह दो कि साहब मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर कहेगा कि किसकी दवाई दे दें, क्या हो गया आपको? नहीं आप तो दे दो, बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। अरे हो क्या गया? जो दवाई किसकी देगा ये बताइए आप। तो सबसे पहले समस्या का पता लगाना होता है, उसी को निदान कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में उपचार होता है, उसको सही करवाने का अभ्यास होता है, फिर उसमें हम बच्चों से अभ्यास करवाते हैं, उसको सही करते हैं, फिर उसका उपचार होता है, ठीक है। तो ये हमारी विधि है, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण विधि। तो दोस्तों आज हमने बात की यहाँ पर भाषण कौशल की। भाषण कौशल क्या है, भाषण कौशल की कौन कौन सी विधियाँ हैं, भाषण कौशल में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसकी क्या आवश्यकता है, उच्चारण दोष के कौन कौन से कारण हैं, पाणिनि द्वारा अनुचित उच्चारण कौन कौन से बताए हैं, ये सारी बात हमने आपसे यहाँ की आज। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होंगी और इसमें से एक प्रश्न जरूर आपका बनता है, तो निश्चित रूप से आपका इनमें से प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगला कौशल हम बताएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अच्छे से सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें और लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर कर लें, क्योंकि इस पर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे संस्कृत और साइकोलॉजी, ठीक है। और हम टेस्ट सीरीज भी हम चालू की है। आप यदि टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें। आपको हमने एक जो ग्रुप बना रखा है अलग से रीट वालों का और ऑल राजस्थान का, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों, और उस टेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। आपको या तो हम ऐसा करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट का लिंक दे देंगे, तो वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।